इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव, पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह जी राणा जी, मेरे साथ इस यात्रा में चल रहे बादली के पूर्व विधायक नरेश प्रधान जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेश लोहान जी, मंच पे मेरे साथ बैठे आजमपुर से पार्टी के पूर्व रहे प्रत्याशी चौधरी कुर्डाराम जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग भाई सतपाल पानू जी, चौधरी देवीलाल के रहे साथी डॉक्टर श्रीराम मुंड जी, सुरेंद्र पंघार जी, होशियार सिंह खान जी, जगदीश पूनिया जी, भीम सिंह चौहान जी, जगदीश चौहान जी, प्रमोद किरमारा जी, कृष्ण गोदारा जी, दिनेश तिहार जी, जगदीश घोष जी, अन्य पार्टी के सभी राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, हल्का स्तर के नेतागण, बिहार इकाई के सभी पदाधिकारीगण, जिला के प्रधान श्री साय जी और आज की सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी आपके रूबरू हुए थे, उन्होंने आपके बीच में खुल करके इस बात की चर्चा करी कि आज भारतीय जनता पार्टी का इस देश और प्रदेश में राज बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं। अगर मौलिक बातों को दोहराऊंगा तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज साथियों 9 वर्ष हो गए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज बने। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे समझदार इस देश को दिखाए। जब पहला चुनाव हो रहा था तो उस वक्त में बहुत सारे लोगों को ये कह करके वोट दिया गया था, खास करके गरीब आदमी से वोट मांगते दफा कहा था कि कांग्रेस के राज में जब धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया हुआ और उस काले धन को लेकर के आऊंगा और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा करके उसको मालोमाल करने का काम करूंगा। हमारे नौजवान साथियों से कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। इस तरह से किसान से भी वायदा किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा और किसान को उसकी फसल के दाम 2 गुना करके उसको मालोमाल करने का काम करूंगा। अनेक वायदे किए थे, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी थी। लोगों ने ये मान लिया था कि मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर देश का भविष्य बदलने का काम करेंगे, पता नहीं देश में कितना बड़ा बदलाव ले आएंगे। लेकिन हैरानी की बात है, हमने जिस व्यक्ति पे विश्वास करके देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम किया, उसी व्यक्ति ने इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अपने वायदे पूरे करने चाहिए थे, वायदे पूरे करने की बजाय इस देश को बेचना शुरू कर दिया। आज रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, आज इंश्योरेंस बेच दिया, बैंक बेच दिए। अब आने वाले समय में हमारे जो समुद्री जो तट थे वो भी बेचने का काम किया। जब देश को बेच करके लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ी करी, वही देश के अन्नदाता के सामने 3 काले कानून बना करके कहीं न कहीं अन्नदाता को भी, इस देश के अन्नदाता को कमजोर करने की साजिश देश के प्रधानमंत्री ने रचने का काम किया था। वो तो देश के किसानों ने, जब मोदी ने काले कानून बनाए तो देश के जो जितने भी किसान संगठन थे सबने इकट्ठे होकर के मोदी जी से कहा था कि आपका निर्णय गलत है, आप इस निर्णय को वापस लें। आप अगर इसको वापस नहीं लोगे तो हमें मजबूर होकर के आपके खिलाफ आंदोलन लड़ना पड़ेगा। मोदी ने हमारी बात को
बहुत हल्के में लेने का काम किया था, लेकिन उनको उस दिन एहसास हुआ जिस दिन भारतवर्ष का किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर आकर के बैठ गया, जहां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान ने इकट्ठे होकर के अपना घर परिवार, खेत, बच्चे सब छोड़ करके जब उस लड़ाई को शुरू किया और जब उस आंदोलन को उन्होंने तेजी देने का काम किया, तो उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए भी अनेक साजिशें रचने का काम केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन जब भी साजिशें रची, जब भी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, आंदोलन और मजबूत होता चला गया और आखिर मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद ये कह करके आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश की गई कि मैंने जो गलती करी है मैं उसके लिए लोगों से माफी मांगता हूं, और ये कह करके आश्वासन देकर के आंदोलन खत्म कराया था कि एमएसपी का कानून बना करके किसान की फसल के दाम बढ़ाने का काम करूंगा। वापसी करी, आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन साथियों आज ही एमएसपी का कानून ही बनाई की वजह से आज किसान परेशान है, मायूस है, दुखी है। आज जहां केंद्र की सरकार ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया, वही हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पिछले 3.5 वर्ष से लगातार हरियाणा प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। हरियाणा प्रदेश में जिस किस्म के हालात आज है, अगर मैं उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जब से ये सरकार बनी है 20 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। कोरोना काल के दौरान शराब का घोटाला हुआ था, कोरोना काल के दौरान रजिस्ट्री का घोटाला हुआ था, कोरोना काल के दौरान गेहूं और सरसों के घोटाले हुए थे। उसी कोरोना काल के दौरान साथियों, जो कोरोना के नाम पे दवाई खरीद की गई थी, 480 करोड़ रुपए की दवाई खरीद के उस पैसे को ये लोग अपनी जेबों में डालने में सक्षम, उस पैसे को खाने का काम किया। वही भूमाफिया खड़ा किया, और भूमाफिया के साथ साथ साथियों कमाल की बात है कि हरियाणा प्रदेश में खनन के काम के अंदर एक माफिया खड़ा करके इस खनन के मामले में भी लूट मचाने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों ने किया। अनेक ऐसे घोटाले किए, जहां घोटाले किए वहीं कैसे लोग कमजोर हो, इसके लिए रोज नए नए पोर्टल बनाने का काम किया, रोज नए नए कार्ड बनाने का काम किया। आज शहर में बैठा हर व्यक्ति इस बात को लेकर के दुखी है, परेशान है। जब से इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, इस प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से हर आदमी अपनी कोई जायदाद खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, आज उसके सामने बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी दिक्कत और कठिनाई है। आज जब प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने जाता है तो फिर गजों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई पैसा देने में असमर्थ होता है तो फिर साथियों उसकी जमीन जायदाद बिक नहीं सकती, उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। जब प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लूट मचाई है, वही जो टैक्स का मामला है उसमें भी अनेक तरह की परेशानियां लोगों के सामने है। सुविधाएं देने की बजाय आज लोगों को नर्क की जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाली ये सरकार। आज मैं आपके बीच में हरियाणा प्रदेश में 24 फरवरी से मेवात के गांव सिंगार से इस यात्रा की शुरुआत करी थी, और 24 फरवरी से शुरू करने के बाद मैं मेवात में गया। वहां मेवात से पलवल से फरीदाबाद से गुड़गांवा से महेंद्रगढ़ और निवाड़ी होकर के दादरी में गया, दादरी से फिर झज्जर से सोनीपत भिवानी होकर के आज आपके बीच में आया हूं। मैं सब जगह शहर के लोगों से भी मिला, गांव के लोगों से भी मिला। मैंने सब जगह लोगों की क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, सारी बातें जानने का काम किया। और जहां जहां जैसी जैसी दिक्कत और कठिनाई थी, मैंने सरकार को चिट्ठी लिख करके अवगत कराने का भी काम किया। जिस तरह से आज आपने अपने आजाद नगर की भाईचारा कमेटी ने एक मेमोरेंडम मुझे देने का काम किया, जिसके अंदर लिखा गया कि चौटाला साहब ने 1 एकड़ जमीन जो है इसकी आपके लिए छोड़ी थी कि आने वाले समय में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनाया जाए या यहाँ पे कोई कॉलेज बनाया जाए, जिसकी वजह से इस आजाद नगर के इलाके के लोगों को फायदा हो सके। जहाँ 1 लाख की आबादी के लोग हैं वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। हैरानी की बात है, सरकार में बैठे लोग जो है रोजाना इस किस्म के समझदार यहाँ दिखाते हैं इस हाथ के लोगों को, रोज नया नया सुर्रा छोड़ते हैं।
कहते हैं कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। बात एयरपोर्ट बनाने की करते हैं, पीने की पानी की सुविधा नहीं है। बात इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की करते हैं, हॉस्पिटल नाम की चीज नहीं है। आज यहाँ पे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। आज बच्चों के सामने बड़ी दिक्कत और कठिनाई है। पढ़े लिखे नौजवान के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। अब भी पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर फिर से दिखाया जा रहा है कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। इनकी पोल उस दिन खुली थी जिस दिन लोकसभा के एक सांसद ने एक अनस्टार्ट क्वेश्चन लगा करके केंद्रीय परिवहन मंत्री से पूछा था, जहाज मंत्री से पूछा था कि क्या हिसार के अंदर या पूरे देश के अंदर कोई नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हो। जब सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से जवाब उसमें आया और उसमें लिखा गया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम कोई इस तरह का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। बड़े बड़े अक्षरों के अंदर मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पे पोस्टर लगवाए थे, अन्य दूसरे लोगों ने भी बहुत अपनी पीठ थपथपाई थी कि हम बहुत जल्दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। लेकिन विधानसभा का जब सत्र आया तो मैंने उस विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री से पूछा था कि क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने के लिए इस किस्म की बात भी कह सकता है? क्या मुख्यमंत्री इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहा हूं? मैंने कहा कि आपकी पोल लोकसभा में खुल चुकी है, इस डेट को एक मेंबर पार्लियामेंट में अपना अनस्टार्ट क्वेश्चन में ये सारी बातें पूछे और उसमें साफ हो गया कि यहाँ कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा। आज हिसार के अंदर अगर कोई एयरपोर्ट है तो केवल डोमेस्टिक भी नहीं है, आज तो एविएशन क्लब है सिर्फ, जिसके अंदर बच्चे ट्रेनिंग के लिए आ जा सकते हैं। वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, हम जब यहाँ पढ़ने आए थे उससे भी बहुत साल पहले से एविएशन क्लब यहाँ पे पड़ा हुआ था। आज भी वही एविएशन क्लब है। आज जो एयरपोर्ट की बात करते हैं वो हरियाणा या हिसार के अंदर अन्य सुविधाएं देने की बजाय कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कह करके गुमराह करने का काम करते हैं। आपने जो भाईचारा कमेटी की तरफ से मुझे एक मेमोरेंडम जो दिया है, मैं मुख्यमंत्री को आज रात को ही आपके इस मेमोरेंडम के साथ एक चिट्ठी लिख करके मेल करने का काम करूंगा और उनसे कहूंगा कि आजाद नगर के लोगों की जरूरत है कि आज वहां पे एक हॉस्पिटल बनाया जाए। वहां आबादी 1 लाख से ज्यादा की है। जहां आप हॉस्पिटल बनाओ वहां कोई ना कोई ऐसी जगह भी वहां पे पता करो जहां लड़कियों का कॉलेज बनाया जा सके, जिससे यहाँ की बच्चियों को बाहर पढ़ने में जाने में दिक्कत और कठिनाई ना हो। अगर साथियों सरकार ने आपकी बात को, मेरी बात को, आपकी बात को मान लिया तो ठीक है। अगर उसके बावजूद भी जो मुझे बताया गया है कि नगर परिषद के कुछ लोगों के मकान यहां बढ़ाए जा रहे हैं, आप 2024 में बड़ा बदलाव करने का काम करना। 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आना। जैसे ही आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, जो जगह आप हॉस्पिटल के लिए कह रहे हो, इस जगह में चाहे कुछ भी बना दिया जाएगा, हम उसमें बुलडोजर गिरा करके आपके लिए हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। जहां आपके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे वहीं आपके लिए इस आजाद नगर के इलाके के लिए जो 1 लाख की आबादी का क्षेत्र है, उसमें बच्चों के पढ़ने के अलग से स्कूल और कॉलेज बना करके भेजेंगे ताकि यहाँ के बच्चे दूर पढ़ाई के लिए न जाएं। मैं साथियों आपके बीच में इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के आज इसलिए आया था कि जिस किस्म के हालात आ जाए, मैं उम्मीद करूंगा कि आजाद नगर के लोग, इस नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोग आने वाले चुनाव में जहां भाजपा को सबक सिखाएंगे, वहीं कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम करोगे। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, हमने अपने राज्य में पहले भी बहुत से पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अब की बार इस बात का ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा, हम उसको मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जहां हम अपने नौजवान बच्चों के भविष्य की चिंता करेंगे, भविष्य में उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं हम अपने बुजुर्गों को मान सम्मान की पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया शुरू करी थी, आज की मौजूदा सरकार जो पेंशन अपने परिवार पहचान पत्र की आड़ में काट रही है,
हम कटी हुई पेंशन बुजुर्गों की बहाल करके उनको समेत ब्याज उनको लौटाने का काम करेंगे। वही 100 रुपए वाली पेंशन जो है, पेंशन जो उसको 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। माताएं और बहनें बैठी है, मोदी जी कहा करते थे कि मेरी सरकार बनने के बाद हर बहन और माता को मैं घर में गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करूंगा। जहां मुफ्त में गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने के बजाय लोगों के बीच में विवाद खड़ा करने का काम किया है। आप परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हो। आप परिवर्तन करवाने का काम करो। आपकी सरकार बनने के बाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सत्ता में आने के बाद हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर हर पहले महीने की तारीख को मुफ्त में मिलेगा। वहीं उसके साथ 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में देंगे ताकि उसको उसकी रसोई चलाने में दिक्कत और कठिनाई न आए। जहां साथ के ये सारी सुविधाएं देंगे, वहीं इस परिवर्तन के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा संघर्ष करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन तो केवल आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। आज हर व्यक्ति के पास टेलीफोन है, हर व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है। जब हम बात करते हैं तो राम राम करते हैं, हेलो करते हैं, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वहीं उसके साथ साथ कहना शुरू करो कि परिवर्तन करो। जैसे सुबह सवेरे किसी अपने बड़े बुजुर्ग को मान सम्मान दो, राम राम करो, तो उसके साथ कहना शुरू करो कि परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? ऐसे आहिस्ता बोलने से परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तो जोर से बोलोगे तभी आएगा। क्या कहोगे? अब लगता है कि परिवर्तन करने के मूड में हो और परिवर्तन आएगा। जब कोई आपको बीजेपी वाला मिल जाए, कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, जेजेपी का तो मुझे लगता है सुपड़ा साफ हो लिया। जेजेपी में तो कोई बचा भी नहीं होगा। अब जब कोई भाई बचा हुआ है तो मैं उससे आग्रह करूंगा कि उसने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास और भरोसा जताया था। जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है, आज उनके चेहरे जो है बेनकाब हो चुके हैं। जो कोई साथी आज भी गलती से उनके साथ है, मैं उससे निवेदन और अपील करूंगा कि वो फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास प्रकट करे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम करे। वही कांग्रेस वाला और बीजेपी वाला कोई आपको मिल जाए तो उसको 3 बार आपने कहना है परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जिनमें 20-30 बार जब आपको मिले, हर बार उसको यही बात दो। जब वो 50-100 बार आप ये बात अपने उसके कान में जाएगी तो घर जाकर के साथियों घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, रोटी बनाओ, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आने के बाद जब पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा करके गांव और शहर का विकास कराया था, उसी तरह से नए सिरे से फिर से विकास कराएंगे। और हर आदमी को हर तरह की जो मैंने बात आपके सामने बताई थी, जो चौटाला साहब ने आपके साथ वायदे के, उनको पूरा करेंगे। जैसे चौधरी देवीलाल ने पहली कलम से 100 रुपये पेंशन दी थी, 10,000 के कर्जे माफ किए थे और 51 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान के दिए थे। हम भी आपसे जो वायदे आज करके जा रहे हैं, जैसे ही आप सरकार बना दोगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग बुला करके ये चारों की चारों बात लागू करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को सरकार की तरफ से सहायता करने का काम करेंगे। यही बात आपसे कहने और करने के लिए आया था। आपने मेरी बात सुनी। मैं एक बार फिर आजाद नगर भाईचारा कमेटी को इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आज ही आपकी इस बात के ऊपर अपनी तरफ से जो है मुख्यमंत्री को लिख करके भेज दूंगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ गई तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बदलाव लाने वाले हो, आप लोग बनाने वाले हो। आपका आने वाले समय में हमारी सरकार बनाओ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिसके लिए जमीन छोड़ी थी, उस जमीन को उसी तरह का बना करके देंगे। आप